नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको इस वक्त की बड़ी खबरें। समाचार की शुरुआत सुर्खियों के साथ। आरा और नवादा में रैली के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज पटना में मेगा रोड शो। राहुल गांधी की खगड़िया और बेगूसराय में रैली। तेजस्वी यादव आज महुआ में तेज प्रताप के खिलाफ करेंगे रैली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन के उत्तराखंड दौरे पर। हरिद्वार में पतंजलि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में आज होंगी शामिल। इसरो आज देश का सबसे भारी संचार उपग्रह CMS-03 करेगा लॉन्च। बाहुबली उपग्रह से नौसेना के लिए कनेक्टिविटी को मिलेगा बढ़ावा। मैक्सिको में सुपरमार्केट में हुए धमाके में कम से कम 23 लोगों की मौत, 11 लोग हुए घायल। मृतकों में बच्चों की संख्या ज्यादा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा T20 मैच आज होबार्ट में खेला जाएगा मुकाबला। सीरीज में बराबरी करने की कोशिश करेगी भारत की टीम। सुर्खियों के बाद खबरों पर नजर विस्तार से। बिहार में पहले चरण के मतदान से पहले पढ़ने वाले रविवार को आज धुआंधार रैलियां हो रही हैं। आज बिहार में चुनाव प्रचार का सुपर संडे है। एक तरफ जहां एनडीए के बड़े बड़े नेता प्रचार को धार देने में जुटे हैं, वहीं महागठबंधन भी धुआंधार रैलियां कर रहा है। एनडीए के लिए भाजपा के स्टार प्रचारक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार में 2 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री की पहली रैली आरा में और दूसरी रैली नवादा में होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके बाद शाम को पटना पहुंचेंगे, जहां वो राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री का रोड शो शाम को दिनकर गोलंबर से शुरू होगा, जो ठाकुरबाड़ी रोड और बाकरगंज होते हुए गांधी मैदान के समीप उद्योग भवन तक जाएगा। प्रधानमंत्री का पटना में यह तीसरा रोड शो होगा। इससे पहले उन्होंने पिछले वर्ष लोकसभा चुनाव के दौरान और इस साल ऑपरेशन सिंदूर के बाद रोड शो किया था। प्रधानमंत्री के रोड शो को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बाद में नरेंद्र मोदी तख्त श्री हरमिंदर जी पटना साहिब गुरुद्वारा में मत्था टेकेंगे। बिहार विधानसभा की 243 सीट के लिए 2 चरण में चुनाव होने हैं। पहले चरण में 6 नवंबर को 121 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होगा, जबकि दूसरे चरण में 11 नवंबर को शेष सीट पर वोट डाले जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ गृह मंत्री अमित शाह भी आज बिहार में रैलियां करेंगे। अमित शाह आज मुजफ्फरपुर और वैशाली में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह मुजफ्फरपुर के साहिबगंज विधानसभा के पारू में जनसभा करेंगे, वहीं वैशाली के पातेपुर विधानसभा के महनार में दूसरी जनसभा करेंगे। वहीं एनडीए की नेताओं में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता चिराग पासवान आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ कुढ़नी में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं महागठबंधन ने भी चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। महागठबंधन में शामिल सभी दल जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुटे हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी बेगूसराय और खगड़िया में 2 रैलियों को संबोधित करेंगे। राहुल खगड़िया के JNKT इंटर स्कूल मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं महागठबंधन के मुख्यमंत्री चेहरे तेजस्वी यादव आज मुंगेर, पटना, वैशाली और सारण में 17 चुनावी रैलियां करेंगे। इसमें वो महुआ में अपने बड़े भाई तेज प्रताप यादव के खिलाफ राजद उम्मीदवार के समर्थन में वोट मांगेंगे। भारतीय जनता पार्टी के भाजपा को जानो अभियान के तहत विदेशी राजनयिकों का एक प्रतिनिधिमंडल बिहार दौरे पर है। जापान, इंडोनेशिया, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, भूटान और दक्षिण अफ्रीका के दूतावासों के अधिकारी आज और कल बिहार में भाजपा के चुनाव प्रचार को करीब से देखेंगे। इस दौरे का उद्देश्य विदेशी राजनयिकों को भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया और भाजपा के संगठनात्मक ढांचे से अवगत कराना है। प्रतिनिधिमंडल भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेगा और विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव प्रचार की गतिविधियों का निरीक्षण भी करेगा। इससे पहले ऐसे ही दल गुजरात, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान के विधानसभा चुनावों के दौरान भी भाजपा के प्रचार अभियान को देखने पहुंचे थे। बिहार के
मोकामा में जनसुराज पार्टी के समर्थक दुलारचंद यादव की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने देर रात मोकामा से जदयू उम्मीदवार अनंत सिंह समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी पटना जिले के बाढ़ अनुमंडल से हुई है। पुलिस टीम उन पर दुलारचंद की हत्या के बाद से निगरानी रख रही थी और अब उन्हें गिरफ्तार करने के बाद पुलिस लाइन पटना लाया गया है। पटना के एसएसपी कार्तिकेय के शर्मा ने कहा कि एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी जिसमें मोकामा विधानसभा के 2 प्रत्याशियों के पक्ष आमने सामने आ गए थे। उनके बीच पत्थरबाजी की घटना हुई थी। इसमें एक व्यक्ति का शव बरामद हुआ था। उन्होंने कहा कि मैं पटना के सभी मतदाताओं को विश्वास दिलाता हूं कि शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराया जाएगा। पटना पुलिस आपके साथ है। 30 तारीख को एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी जिसमें जो वहाँ पे मोकामा विधानसभा के जो 2 कैंडिडेट थे उनके पक्ष आमने सामने आ गए थे और उनके बीच में पत्थरबाजी घटना हुई थी जिसमें एक व्यक्ति का शव बरामद हुआ था। इसमें कई कांड दर्ज किए गए थे। जो ये हत्या का मामला आया था, मैं आश्वस्त दिलाता हूँ वहाँ के पटना पूरे जिला के वोटर्स को कि बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से सारी व्यवस्था के साथ इलेक्शन कराया जाएगा। निर्भीक होकर उत्सव के माहौल में आके वो वोट करें। पटना पुलिस प्रशासन उनके साथ में है। किसी का भी मताधिकार का प्रयोग करने से किसी को रोका नहीं जाएगा। पटना के डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने कहा कि ये गंभीर घटना है। हमने इसे काफी गंभीरता से लिया है। अभी स्थिति बहुत सामान्य है। जो घटना हुई अति गंभीर घटना है, उस गंभीरता से हम लोगों ने लिया है। लगातार 2 दिन रात हम लोग भी कैंप किए हैं। अभी स्थिति बिल्कुल सामान्य है और क्योंकि इलेक्शन प्रोसेस से भी जुड़ा है, हम लोगों ने इसको पूरा छानबीन किया। इलेक्शन रिलेटेड एंगल को भी हम लोगों ने बहुत ही गंभीरता से और गहराई से देखा। जो भी असामाजिक तत्व इसमें इन्वॉल्व हैं, सबके विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। कल भी 80 लोगों को गिरफ्तार हुआ, आज मुख्य अभियुक्तों को गिरफ्तार हुआ। आगे भी जो पुलिस कार्रवाई की आवश्यकता है वो पुलिस कर रही है, निष्पक्ष तौर पर कर रही है। हम लोगों की तरफ से चुनाव को प्रभावित करने वाले व्यक्तियों को पहले से चिन्हित किया गया, उनके विरुद्ध कार्रवाई भी हुई है। अब लगातार और तेज़ी से होगी। सीसीए के तहत भी कार्रवाई हुई है। एक जो बीएनएसएस 126 के तहत भी कार्रवाई हुई है। बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने मोकामा हत्याकांड पर कहा, बिहार में कानून का राज है और पुलिस को न्याय दिलाने के लिए कार्रवाई करने का पूरा अधिकार है। कानून अपना काम कर रहा है, उसके बाद अदालत है और मामला अदालत में भी जाएगा। अदालत इन सब पर बारीकी से नजर रखती है और फिर उचित निर्णय भी लेती है। बिहार में कानून का राज है और पुलिस को पूरा अधिकार है कि दूध का दूध, पानी का पानी, जो भी उचित न्याय देना है उसके लिए पुलिस अपना कार्रवाई करने के लिए फ्री रहती है और कानून अपना काम कर रही है। कानून को जो उचित लगेगा फिर उसके बाद न्यायालय है तो माननीय न्यायालय में भी मामला जाएगा और जो हमारा पुलिस विभाग है और जो माननीय न्यायालय है इन सब चीज़ों पर विस्तृत नज़र बनाए रखती है और फिर उचित फैसला लेती है। चुनाव आयोग ने भी दुलारचंद हत्याकांड मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए पटना के ग्रामीण एसपी समेत 4 अधिकारियों का तबादला कर दिया है, जबकि बाढ़ के एसडीपीओ को निलंबित करने का निर्देश दिया गया है। चुनाव आयोग ने इस संबंध में बिहार के डीजीपी विनय कुमार से आज दोपहर 12 बजे तक एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी है। बाढ़ के एसडीओ सह 178 मोकामा विधानसभा के रिटर्निंग ऑफिसर चंदन कुमार को हटाकर उनकी जगह आईएएस अधिकारी आशीष कुमार को नियुक्त किया गया है। वहीं एसडीपीओ बाढ़ 1 राकेश कुमार और एसडीपीओ बाढ़ 2 अभिषेक सिंह को स्थानांतरित कर दिया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगी। आज वो हरिद्वार स्थित पतंजलि विश्वविद्यालय के दूसरे दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर भाग लेंगी। कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देहरादून में उत्तराखंड राज्य की रजत जयंती के अवसर पर उत्तराखंड विधानसभा को संबोधित करेंगी। इसी दिन वो नैनीताल में राजभवन की स्थापना के 125 वर्ष पूरे होने पर आयोजित समारोह में शामिल होंगी। मंगलवार को राष्ट्रपति कैंची धाम स्थित नीम करोली बाबा आश्रम जाएंगी। बाद में वो नैनीताल में कुमायूं विश्वविद्यालय के 20वें दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी।
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन आज अब तक के सबसे भारी संचार उपग्रह CMS-03 को लॉन्च करने जा रहा है। CMS-03 को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया जाएगा। CMS-03 एक बहुबैंड संचार उपग्रह है जो भारतीय भूभाग सहित एक विस्तृत महासागरीय क्षेत्र में सेवाएं प्रदान करेगा। लगभग 4,400 किलोग्राम वजनी CMS-03 भारतीय धरती से भू समकालिक स्थानांतरण कक्षा में प्रक्षेपित किया जाने वाला सबसे भारी संचार उपग्रह होगा। LVM-3 के पिछले मिशन ने चंद्रयान 3 मिशन का प्रक्षेपण किया था, जिसमें भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला देश बना था। CMS-03 की सफल तैनाती भारत की अंतरिक्ष तकनीक में आत्मनिर्भरता और भारी उपग्रह प्रक्षेपण क्षमता को नया आयाम देगी। यह मिशन देश में डिजिटल कनेक्टिविटी, आपदा प्रबंधन और सामरिक संचार को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। कर्नाटक में लालबाग टनल रोड प्रोजेक्ट को लेकर राजनीति गर्मा गई है। भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ इस प्रोजेक्ट को लेकर कांग्रेस शासित कर्नाटक राज्य कर्नाटक सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा का आरोप है कि प्रोजेक्ट की योजना पर्यावरण और सुरक्षा मानकों को नजरअंदाज करती है और जनता के हितों को खतरे में डालती है। भाजपा ने इस प्रोजेक्ट को दिन दहाड़े लूट बताया और आरोप लगाया कि ये रियल एस्टेट के हित में चलाया जा रहा है। बहरीन के विदेश मंत्री अब्दुल लतीफ बिन राशिद अल ज़यानी आज भारत के 2 दिन के दौरे पर नई दिल्ली पहुंचेंगे। वो विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर से भेंट करेंगे। अल ज़यानी की ये यात्रा पिछले वर्ष दिसंबर में डॉक्टर एस जयशंकर की बहरीन यात्रा के बाद हो रही है। पिछले वर्ष की यात्रा के दौरान डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत बहरीन संयुक्त आयोग की 4थी बैठक की सह अध्यक्षता की थी। दोनों देश शिक्षा क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग का विस्तार करने पर सहमत हुए थे। वाणिज्य दूतावास संबंधी मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति हुई थी। भारत और बहरीन के बीच सौहार्दपूर्ण राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और लोगों के बीच आपसी संपर्कों के विशेषता वाले उत्कृष्ट द्विपक्षीय संबंध हैं। भारत सरकार की ओर से की गई जीएसटी दरों में कटौती के बाद अक्टूबर में जीएसटी संग्रह बढ़कर 1.96 लाख करोड़ रुपए हुआ। पिछले साल के मुकाबले ये 4.6% ज्यादा है। ये वृद्धि 22 सितंबर को लागू की गई जीएसटी दरों में कटौती के बाद दर्ज की गई है। अक्टूबर 2024 में कुल जीएसटी राजस्व 1.87 लाख करोड़ रुपए था। अक्टूबर महीने में केंद्रीय सीजीएसटी संग्रह 36,547 करोड़ रुपए रहा, जबकि राज्य जीएसटी एसजीएसटी का संग्रह 45,134 करोड़ रुपए रहा। एकीकृत जीएसटी जिसे आईजीएसटी से 1,06,443 करोड़ रुपए संग्रहित किए गए। उपकर यानी कि सेस का जो संग्रह है वो 7,812 करोड़ रुपए रहा। जीएसटी 2.0 सुधार और मजबूत फेस्टिव डिमांड के चलते बीते महीने अक्टूबर में 2 पहिया वाहनों की बिक्री में जबरदस्त उछाल दर्ज किया गया। टीवीएस मोटर ने बिक्री में 11% की वृद्धि की जानकारी दी है। वहीं सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया ने भी अपनी बिक्री 8% बढ़ने की जानकारी दी है। टीवीएस मोटर द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार कंपनी ने बीते महीने अक्टूबर में कुल 5,43,557 यूनिट्स की बिक्री की, जो कि कंपनी की बीते वर्ष की समान अवधि की 4,89,015 यूनिट से 11% की वृद्धि को दर्शाती है। कंपनी के अनुसार दोपहिया वाहन सेगमेंट में कुल 5,25,150 यूनिट की बिक्री हुई, जबकि बीते वर्ष की समान अवधि में कंपनी ने 4,78,159 यूनिट्स बेची थी। ये सालाना आधार पर 10% की वृद्धि को दर्शाता है। इसके अलावा कंपनी ने घरेलू बाजार में 4,21,631 यूनिट की बिक्री की, जो कि अक्टूबर 2024 की 3,90,489 यूनिट की तुलना में 8% की सालाना वृद्धि को दर्शाता है। दूसरी ओर सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया ने अक्टूबर में 1,29,261 यूनिट की बिक्री के साथ अपनी सबसे अधिक मासिक बिक्री दर्ज की। कंपनी ने बीते वर्ष अक्टूबर में कुल 1,20,055 यूनिट की बिक्री की थी, जो कि सालाना आधार पर 8% की वृद्धि को दर्शाता है।
ऑटो एक्सपर्ट्स का मानना है कि जीएसटी 2.0 सुधारों से बाजार में स्थिरता आई है, जिससे ग्राहकों में खरीदारी को लेकर विश्वास बढ़ा है। देश की आर्थिक दिशा पर अहम संकेत देते हुए एसबीआई रिसर्च ने कहा है कि वित्त वर्ष 2026 में जीएसटी से होने वाली आय सरकार के बजटीय अनुमानों से ज्यादा होगी। रिपोर्ट के अनुसार राज्यों में कर दरों के पुनर्गठन के बाद भी जीएसटी से होने वाला कुल राजस्व मजबूत स्थिति में रहेगा। यह भारतीय अर्थव्यवस्था में कर प्रणाली की स्थिरता का संकेत देता है। रिपोर्ट ने यह आकलन जीएसटी परिषद द्वारा जारी विकास दर के अनुमानों के आधार पर किया है। सितंबर 2025 में लागू किए गए जीएसटी दर पुनर्गठन के तहत अब 4 स्तर की संरचना लागू है: 0%, 5%, 18% और 40%। रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र को इस बदलाव से करीब 6% का लाभ होगा, जबकि कर्नाटक को 10.7% तक की बढ़ोतरी मिलेगी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि दरों के पुनर्गठन के बाद कुल मिलाकर राज्य नेट गेनर यानी लाभार्थी रहेंगे। उत्तरी मैक्सिको के एक सुपरमार्केट में हुए भीषण धमाके में कम से कम 23 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 11 लोग घायल बताए जा रहे हैं। मरने वालों में कई बच्चे भी शामिल हैं। यह धमाका सोनोरा राज्य की राजधानी हर्मोसिलो में एक स्थित वाल्डोज नाम के सुपरमार्केट में हुआ। धमाके के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। घायल लोगों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। सोनोरा राज्य के गवर्नर अल्फोंसो दुराजो ने बताया कि घटना की जांच के आदेश दे दिए गए हैं ताकि विस्फोट के कारणों और जिम्मेदार लोगों का पता लगाया जा सके। उन्होंने कहा कि जांच पूरी तरह पारदर्शी होगी। स्थानीय सुरक्षा अधिकारियों ने फिलहाल किसी हमले या हिंसक घटना से जुड़ी आशंका से इनकार किया है। राज्य सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं। वहीं मैक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबाम ने पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। इंग्लैंड के कैम्ब्रिजशायर में एक ट्रेन में हुई चाकूबाजी की घटना में 10 लोग घायल हो गए, जिसमें से 9 लोगों की हालत गंभीर है। घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस घटना के बाद 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने इसे भयावह घटना बताया। ब्रिटिश पुलिस और एम्बुलेंस सेवाओं के अनुसार कई लोगों पर ट्रेन में हमला किया गया। ये ट्रेन हंटिंगडन स्टेशन पर रुक गई। कैम्ब्रिजशायर पुलिस ने बताया कि उन्हें स्थानीय समय अनुसार रात 7:39 पर सूचना मिली कि ट्रेन में कई लोगों को चाकू से मारा गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नाइजीरिया को कड़ी चेतावनी दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्होंने युद्ध विभाग से नाइजीरिया में संभावित सैन्य कार्रवाई के लिए तैयार रहने को कहा है। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने नाइजीरिया की सरकार पर ईसाइयों के उत्पीड़न पर लगाम लगाने में विफल रहने का आरोप भी लगाया है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर कहा कि अगर नाइजीरिया सरकार ईसाइयों की हत्या की इजाजत देती रही तो अमेरिका तुरंत नाइजीरिया को दी जाने वाली सभी मदद रोक देगा और हो सकता है कि बंदूकें बरसाकर उन इस्लामी आतंकवादियों का पूरी तरह से सफाया कर दे जो ये अत्याचार कर रहे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच जारी हिंसा पर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस ने उनके देश के पूर्वी डोनेट्स्क क्षेत्र में लगभग 1,70,000 सैनिकों को तैनात किया है, जहां वो युद्ध क्षेत्र में जीत हासिल करने के लिए पोक्रोव्स्क शहर पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने कहा, पोक्रोव्स्क में स्थित स्थिति कठिन है। वहीं यूक्रेन के शीर्ष सैन्य कमांडर ने कहा कि उनकी सेना पूर्वी शहर पोक्रोव्स्क में अब भी मजबूती से डटी हुई है। यूक्रेन ने कहा कि उसने एक हेलीकॉप्टर से विशेष बलों की टीम को पोक्रोव्स्क में भेजा है ताकि रूसी बढ़त को रोका जा सके। यूक्रेनी सेना के अनुसार उन्होंने पोक्रोव्स्क शहर के कुछ हिस्सों में रणनीतिक रूप से बेहतर स्थिति हासिल की है। केनिया में भूस्खलन की वजह से जानमाल की काफी क्षति हुई है। पश्चिमी केनिया के एल्गेयो मार्केवट काउंटी के कुछ हिस्सों में हुए भीषण भूस्खलन में 21 लोगों की मौत हो गई और 30 से ज्यादा लोग लापता हैं। प्रशासन ने कहा कि आज फिर से बचाव अभियान शुरू किया जाएगा। भारी बारिश के कारण काउंटी के कई गांवों तक पहुंच मुश्किल हो गई है। वहीं प्रभावित परिवारों तक अतिरिक्त राहत सामग्री पहुंचाने की तैयारी चल रही है। इसके साथ ही इमरजेंसी और राहत पहुंच सुनिश्चित करने के लिए क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत का काम भी जारी है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप का आज
फाइनल खेला जाएगा। ये मुकाबला नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेला जाएगा। भारत तीसरी बार फाइनल में पहुंचा है, लेकिन अब तक एक बार भी विश्व कप नहीं जीता है। भारत की टीम जहां ऑस्ट्रेलिया को हराकर फाइनल में पहुंची है, तो वहीं दक्षिण अफ्रीका की टीम ने इंग्लैंड को शिकस्त देकर खुद को खिताबी मुकाबले पर पहुंचाया है। तो नवी मुंबई में यह मुकाबला खेला जाएगा और पूरे भारत की उम्मीद है कि भारत की जो महिला क्रिकेट खिलाड़ी हैं वो फाइनल में भी कमाल दिखाएं और एक इतिहास रचें इस विश्व कप को जीतकर। दोपहर 2 बजे के बाद भारतीय समय अनुसार यह मैच नवी मुंबई में खेला जाएगा। और वही महिला विश्व कप फाइनल में भारतीय टीम की जीत के लिए दुआओं और प्रार्थनाओं का दौर जारी है। मंदिरों में विशेष हवन और पूजा अर्चना की जा रही है। प्रयागराज में क्रिकेट प्रेमियों ने पूजा अर्चना की। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का तीसरा मुकाबला आज खेला जाएगा। यह मैच ऑस्ट्रेलिया के होबार्ट शहर के बेलरीव ओवल मैदान में भारतीय समय अनुसार दोपहर 1:45 पर शुरू होगा। फिलहाल ऑस्ट्रेलिया श्रृंखला में 1-0 से आगे है। मेलबोर्न में खेले गए दूसरे T20 मैच में भारत को करारी हार का सामना करना पड़ा था। इस बीच ऑस्ट्रेलिया ने आज के मैच के लिए अपनी टीम में कुछ बदलाव किए हैं। दूसरे मैच के मैन ऑफ द मैच रहे जोश हेजलवुड को आगामी एशेज टेस्ट श्रृंखला की तैयारी के लिए टीम से रिलीज कर दिया गया है। वहीं ग्लेन मैक्सवेल और एडम जंपा टीम में वापसी कर रहे हैं, जिससे ऑस्ट्रेलियाई टीम और मजबूत हो गई है। न्यूजीलैंड के केन विलियमसन ने T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। विलियमसन ने न्यूजीलैंड के लिए 93 T20 मैच खेले हैं। उन्होंने T20 में 2500 से अधिक रन बनाए। हालांकि विलियमसन टेस्ट और एक दिवसीय क्रिकेट खेलते रहेंगे। विलियमसन ने 2011 में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलना शुरू किया था। उन्होंने 75 मैच में न्यूजीलैंड का नेतृत्व किया था। उनके नेतृत्व में टीम 2 बार T20 विश्व कप सेमीफाइनल और 1 बार फाइनल तक भी पहुंची थी। शूटिंग में भारत की अवनी लेखरा ने कल दुबई के अल एन में हुए 2025 पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने स्वीडन की एना बेसन को पछाड़कर यह खिताब अपने नाम किया। वहीं थाईलैंड की वानिपा लियोंगविलाई ने कांस्य पदक जीता है। भारत ने मिक्स्ड 50 मीटर पिस्टल SH1 स्पर्धा में भी शानदार प्रदर्शन किया, जहां खिलाड़ियों ने व्यक्तिगत वर्ग में स्वर्ण और रजत पदक जीते और टीम इवेंट में रजत पदक हासिल किया। देश भर में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती की 150वीं जयंती के मौके पर एकता दौड़ का आयोजन किया जा रहा है। इस तर्ज पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और हिंदी सिनेमा के अभिनेता सुनील शेट्टी ने कश्मीर मैराथन को हरी झंडी दिखाई। इस मैराथन में कई श्रेणियां शामिल हैं। इसमें फुल मैराथन 42 किलोमीटर, हाफ मैराथन 21 किलोमीटर और शौकिया और स्थानीय प्रतिभागियों के लिए छोटी दौड़ें आयोजित की गई। इसमें कुछ विदेशी प्रतिभागियों ने भी हिस्सा लिया। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आज सेखो IAF मैराथन 2025 का आयोजन किया गया। एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने सेखो IAF मैराथन के पहले संस्करण को हरी झंडी दिखाई। 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर की इस दौड़ में सशस्त्र बलों के कर्मियों ने हिस्सा लिया। इसमें स्थानीय नागरिक भी शामिल हुए। यह मैराथन जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से शुरू हुआ और यहीं इसका समापन भी हुआ। I'm saying thank you very much everyone for supporting this maiden run. It's in the name of Paramveer Chakra Flying Officer Nirmaljeet Singh Sekho. He is our icon and I'm sure we're going to do it every year. If I have to motivate people, I have to run myself also. और इसी के साथ ही समाचार में अभी के लिए इतना ही, लेकिन दूरदर्शन समाचार पर खबरों का सफर लगातार जारी है। दीजिए अनुमति। नमस्कार।